बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम 8th क्लास की सोशल साइंस की बुक तीसरी फिर सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा था जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने फराहम की हुई है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये फंडामेंटल ड्यूटीज है। फंडामेंटल ड्यूटीज प्यारे बच्चों, जो फंडामेंटल राइट्स है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमें, जैसे हमने पहले पढ़ा है आपको, 1950 में हमें फराहम की हुई है। उस वक्त जब कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद पड़ी तो हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए। फिर वक्त के साथ साथ उस वक्त फंडामेंटल ड्यूटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं दिए गए थे, नहीं थे इसमें। फिर वक्त के साथ साथ हालात बदलते गए, मुल्क को कई सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कई बार इमरजेंसी मुल्क में नाफिज करनी पड़ी। तो चलते चलते बात 1976 में आई। 1976 में उस वक्त हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी। उसको लगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो थी ये कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज देनी भूल गई है, इन फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये भी उनको ऐड करना चाहिए था जो वो उस वक्त गलती से नहीं कर पाए। तो अब 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इंदिरा गांधी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थी, इमरजेंसी मुल्क में थी, तो उस वक्त ये फंडामेंटल ड्यूटीज को भी कॉन्स्टिट्यूशन में एंटर किया गया। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है यह हमें फंडामेंटल ड्यूटीज जो है यह हमें आर्टिकल 51 पार्ट 4A में देखने को मिलते हैं। अब इंदिरा गांधी को उस वक्त क्यों लगा, या उस वक्त की जो 1976 में जो ये कमेटी थी उनको ये क्यों लगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज की भी जरूरत कॉन्स्टिट्यूशन में होनी चाहिए। अब क्योंकि मैंने पहले बताया कि मुल्क को कई बार इमरजेंसी नाफिज करनी पड़ी थी, तो अब मुल्क में इस वक्त भी 1976 के दौरान भी इमरजेंसी नाफिज थी। तो अब ये फंडामेंटल ड्यूटीज क्यों दिए गए, इनका क्या काम है। अब फंडामेंटल ड्यूटीज जो है प्रमोट पैट्रियटिज्म एमंग सिटीजन्स, जो हिंदुस्तान के शहरी हैं, जो हिंदुस्तान के लोग हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, इनमें देशभक्ति पैदा करना था, इनमें ये जज्बा डालना था कि आपका कुछ देश की और भी काम है, मुल्क की और भी आपका कुछ काम है, आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो देशभक्ति इन लोगों में पैदा करने के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51 पार्ट 4A में इसकी अमेंडमेंट कराई गई। अब दूसरा, प्रमोट यूनिटी। यूनिटी जो है लोगों को यकजा करने का काम फंडामेंटल ड्यूटीज करते है।
तो ये चीजें जो है ये हमें ये बताती है कि क्या जरूरत है फंडामेंटल ड्यूटीज की, पैट्रियटिज्म का और यूनाइट होने का काम हमें फंडामेंटल ड्यूटीज में दिया जाता है, बताया जाता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, हिंदुस्तान का जो आईन है, ये हर सिटीजन को आप, हर शहरी को आप एंजॉय करते हैं, बांध के रखता है, जोड़ने में काम करते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब ये फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, ये कौन से काम हैं जो हमें अपने मुल्क के ओर करने हैं। अगर जो कुछ राइट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए, अब हमसे वो क्या चाहता है, हमसे वो क्या लेता है, हमसे वो क्या मांगता है। अब ये देखते हैं हम, पहला जो काम है, रेस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, रेस्पेक्ट द नेशनल एंथम। जो हिंदुस्तान का आईन है इसकी आप इज्जत करो। जो झंडा है, कौमी झंडा जो होते है, इस कौमी झंडे की इज्जत करो, और जो कौमी तराना होते है, कौमी गीत जो होते हैं, इसकी भी आप इज्जत करो। अब दूसरा, अपहोल्ड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अपने मुल्क को बांधे रखने में, बिखरने से रोकने के लिए, अपने मुल्क को यकजा करने के लिए काम करना है। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अब तीसरा, प्रमोट ब्रदरहुड, भाईचारे को तकवीत देनी है, भाईचारे को बढ़ाना है। अब चौथा, प्रिजर्व रिच हेरिटेज, और जो हमारे वर्षे में जो हमारे हेरिटेज से, तो उनको प्रिजर्व करना, उनको बचा के रखना। पांचवा, सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जूर वायलेंस, सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जूर वायलेंस। जो पब्लिक प्रॉपर्टी है इसको हमें प्रोटेक्ट करना है, इसको हमें हिफाजत करनी है, और वायलेंस जो है, जो खूनरेज़ी हमें, जो झगड़े वगैरह जो है, इनसे हमें दूर रहना है। हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाने, जैसे स्कूल है, हॉस्पिटल है, रिलीजियस प्लेसेस है, इनसे इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना है, और ना ही हमें वायलेंस करनी है, ना ही हमें फितने फसाद करने हैं। स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस। अब दूसरा फंडामेंटल ड्यूटीज भी क्या है, स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस। जो कुछ हम करते हैं, जो जितना कुछ हम कर सकते हैं, हमें और अच्छा करने की कोशिश करनी है, एक्सीलेंस, अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करनी है। अगर अब ये चीजें जो हैं, ये कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज है जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ओर है, जो हमें मुल्क की ओर करनी है। अब आपको समझ में आया होगा कि फंडामेंटल राइट्स जो है और फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या फर्क है। अब मैं बताता हूँ थोड़ा सा कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये हमसे कोई छीन नहीं सकता है। अब फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये हम पर राइट्स की तरह लागू नहीं हैं। फंडामेंटल राइट्स जिस तरह हमें पूरी तरीके से पाबंद रखते हैं, हमें पूरा उन पर अधिकार है, हमें पूरा उन पर हक है, मगर फंडामेंटल ड्यूटीज जो है कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोई इनसे इनकार भी करता है, कोई इनके खिलाफ भी बोलता है। मगर वी मस्ट रियलाइज, हमें ये सोचना चाहिए कि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ राइट्स दिए हैं, वी मस्ट हैव सम राइट्स। जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने हक दिया है, वी हैव सम ड्यूटीज टू अदर्स एंड टू द नेशन, कि हमें भी मुल्क के और कुछ काम करना चाहिए और दूसरों के लिए भी हमें कुछ काम करना चाहिए। तो ये तो प्यारे बच्चों फंडामेंटल ड्यूटीज। तो अब उम्मीद है कि आपको फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज में फर्क समझ में आया होगा कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो 1950 जब कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद पड़ी उस वक्त हमें दे गए, मगर फंडामेंटल ड्यूटीज जो है इनको फिर 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में
फिर कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया। अब ये किस तरीके से लाया गया, ये आपने प्यारे बच्चों पढ़ा है कि जो भी हुकूमत होती है, जो भी सरकार होती है, ये किस तरीके से कोई भी अमेंडमेंट किसी भी कानून में कर सकती है, कोई भी कानून ये कब बना सकती है, किस तरीके से बना सकती है। ये आपने पहले ही क्लास 7th में पढ़ा है कि लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट रिफॉर्म, गवर्नमेंट वगैरह। और उसमें आपने ये भी पढ़ा है कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, जो ये लॉ बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं या अमेंडमेंट की जाते हैं, ये किस तरीके से होती है। तो उसी तरह ये अमेंडमेंट जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन में भी की गई, तो कई बार ये देखने को हमें मिलता है। तो अब आपको ये समझ में आया होगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये प्यारे बच्चों क्या हुआ। बाकी सलाम।